पिछले वीडियो में कक्षा 11वीं में हमने देखा था मापांक फलन क्या है। अब आज इसके आगे हम चर्चा करेंगे चिन्ह फलन। तो देखिए चिन्ह फलन क्या होता है। चिन्ह फलन इस तरह से परिभाषित है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, fx इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 0 और ये 0 इफ x इक्वल टू 0 और -1 इफ x लेस देन 0। मतलब इसका ये है कि अगर x का मान 0 से बड़ा है माने धनात्मक है तो fx का मान 1 है, अगर x का मान 0 है तो fx का मान 0 और x का मान 0 से छोटा है तो fx का मान ऋण 1 है। मतलब अगर हम इसमें मान निकालते जैसे आप 1.1 निकालेंगे तो इसका मान आएगा 1, क्योंकि ये जो 1.1 है ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कोई भी मान यहाँ पे रखा जाएगा उसका हर बार मान क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। और इसी तरह से हम निकालें f 0.1 निकालें, इस ये भी धनात्मक है, इसका मान भी कितना होगा 1। और अगर 0 निकालते हैं f0 तो 0 पर मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर कोई ऋणात्मक है 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा मतलब जैसे -0.1 तो इसका मान ऋण 1 है। इसी तरह से f ऑफ -3 अगर निकालेंगे तो भी -1। ऋणात्मक मानों के लिए, धनात्मक मानों के लिए। और अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान बनाया जा सकता है इन मानों को लेते हुए। इसमें हम इसके मान को इस तरह से कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये x है ये y। अब जैसे 0 पर मान कितना है 0, तो 0 पर ये 0 हो गया। ये सारणी बनाई जा सकती है x fx, ये y इक्वल टू fx है, ऐसे सारणी बना सकते हैं। और इसमें जैसे ऋणात्मक मान लेते हैं, जैसे हमने मान लेते हैं कि ऋण 2 लिया तो ऋण 2 पर ऋण 1 कहलाएगा और ऋण 1 पर भी ऋण 1 कहलाएगा और 0 पर 0 कहलाएगा। इसी तरह से 0.1 के लिए 1 है, और क्योंकि अब 0.1 का मान कितना आएगा 1 आएगा, और 1 के लिए भी 1 है, 2 के लिए भी 1 है, ये सभी के लिए। इन सभी मानों को यहाँ पे आलेख में रखते हैं 1 2 और इधर ऋण 1 ऋण 2 1 2। अब इसमें क्या है, यहाँ पे मान तो 2 ही है, एक है और दूसरा है ऋण 1। अब इसमें x का मान जब हम ऋण 2 लेते हैं तो y का मान ऋण 1 है। ऋण 2 पर क्या है ऋण 1, मतलब इधर मान है ऋण 1 पर ऋण 1 है और 0 पर 0। कुल मिलाकर के जो है तो इसके थोड़ा सा भी पहले हम जाएंगे -0.1 पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मान कितना होगा ऋण 1 होगा, यहाँ पे के लिए भी ऋण 1 होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा आगे के लिए। 0 पर ये ग्राफ 0 है और 0 के जैसे आगे जाएंगे तो मान क्या होगा 1। तो 0.1 पर 1 है, 1 पे भी 1 है और 2 पे भी 1 है, तो इस तरह से ये 1 1 1 बढ़ता जाएगा। तो ये मान यहाँ अनंत तक चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ संख्याएं बढ़ाएंगे यहाँ संख्याओं के लिए मान क्या मिलेगा 1, और इधर संख्याएं बढ़ाने पर मान क्या मिलेगा ऋण 1। तो इस तरह से ये जो चिन्ह फलन का ये जो आलेख है ये होता। इसके बाद आगे है महत्तम पूर्णांक फलन। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन, इसको हम लिखते हैं fx इक्वल टू x, जहां पे x कोई वास्तविक संख्या है, इसको हम कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका मान क्या होता है, तो इसके लिए देखें ये FR2R x से कम अथवा x के बराबर महत्तम पूर्णांकीय मानों को ग्रहण करता है। यहाँ पे फलन जो दिया है FR2R, मतलब इस फलन का जो प्रांत है वो r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और सह प्रांत भी r है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
अब इस पे जो मान दिया गया है वो क्या है, इसमें x से कम, इसकी परिभाषा आप पुस्तक से लिखेंगे, इसका मान है x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक। तो x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक, कैसे इस चीज को हम निकालते हैं, देखिए इसको हम संख्या रेखा से समझेंगे। संख्या रेखा से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास संख्या रेखा, यहाँ पे हम लेते हैं 0 1 2 3 और इधर है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और यहाँ अनंत तक है, ऋण अनंत और यहाँ धन अनंत। अब जैसे हमें मान निकालना है 1.1 का महत्तम पूर्णांक, तो 1.1 हमको करना क्या है कि ऋण अनंत से तब तक चलना जब तक 1.1 ना मिले। तो ऋण अनंत से हम यहाँ चलते हैं और यहाँ कहीं होगा हमारा 1.1। अब 1.1 तक पहुँचने में, इधर 1.1 तक पहुँचने में हमें कई पूर्णांक मिले हैं, ऋण 3 भी मिला, इसके पहले भी मिले, और ऋण 2 ऋण 1 0 1। इनमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक है, महत्तम पूर्णांक जिसको हमने क्रॉस किया, वो कौन है? सबसे बड़ा पूर्णांक 1 है, क्योंकि इसके पहले की 0 छोटा है 1 से, ये भी छोटा, सब छोटे, तो इसलिए इसका मान क्या होगा 1। मतलब यहाँ तक पहुँचने में, जो इस कोष्ठक के अंदर लिखा है, यहाँ तक पहुँचने में जो पूर्णांकी मान क्रॉस किए जा रहे हैं, जो यहाँ मिल रहे हैं हमको पूर्णांक मान, उनमें जो महत्तम पूर्णांक है वही हमारा उत्तर है। तो ये 1.1 का मान 1 होगा। इसी तरह से 1.2 के लिए भी 1.2 थोड़ा सा आगे होगा, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो क्रॉस करेंगे किसको? 1 को, तो इसका मान भी क्या होगा? 1 होगा। कहाँ तक होगा ये? 1.999, कितने भी 9 ले लिया जाए, अगर हम 2 के पहले हैं तो जब यहाँ से चलेंगे तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन क्रॉस करेंगे? 1, क्योंकि यहाँ 1.999 आएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1। अब इसी तरह से जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको ये क्या मिलेगा? 2। तो जब 2 पर महत्तम पूर्णांक देखा जाएगा तो ये 2 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि एक पूरे पूर्णांक मानों के लिए हमको वही ले लेना। फिर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे 2.001, तो इसका मान वही 2 ही होगा, क्योंकि 2.001 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको कौन सा मान क्रॉस करना पड़ रहा? 2 को क्रॉस करना पड़ रहा। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये है कि अगर यहाँ कोष्ठक के अंदर कोई धनात्मक संख्या आ रही है, जैसे 1.1 तो 1 आएगा, 1.21 मतलब पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के बाद वाला छोड़ देना, लेकिन ऋण वालों में थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके लिए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं ये लिखता हूँ 5.6, आप सीधे बता सकते हैं ये 5 है। 4.9 कितना होगा? इसका मान 4 होगा। अब ऋणात्मक मानों के लिए क्या है? ऋणात्मक के लिए कैसे ये मान हमें मिले? तो देखिए, जैसे हम लिखते हैं -0.1। अब -0.1 कहाँ होगा? तो -0.1 के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहीं से चलते हैं और देखते हैं कब तक चलना है, जब तक -0.1 न मिल जाए। तो -0.1 होगा कहाँ पे? यहाँ कहीं होगा -0.1, मान लेते हैं यहाँ पे है -0.1। जब यहाँ से चलेंगे तो हमें बहुत सारे ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे, फिर ऋण 3 भी मिलेगा, ऋण 1 भी मिलेगा, ऋण 1 भी मिलेगा, ऋण 2 मिलेगा, ऋण 1 मिलेगा, और फिर यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? -0.1। अब ये जो -0.1 मिला है, यहाँ तक पहुँचने में जो सबसे बड़ा पूर्णांक हमने क्रॉस किया वो कौन सा है? -1, और इसलिए इसका मान क्या होगा? -1 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें -1.7 की, तो -1.7 कहाँ पे है? -1.7 -1.7 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा -1.7। फिर हमको इसी तरफ से जाना है, जाना ध्यान दीजिए लेफ्ट टू राइट है, बाएं से दाईं ओर जाना, चाहे धनात्मक वाला हो इसके अंदर चाहे ऋणात्मक वाला। तो जब हम, और कहाँ तक जाना? जो कोष्ठक के अंदर लिखा। जब हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो यहाँ से चलते समय हमें बहुत सारे पूर्णांक मिलेंगे, इनमें जो महत्तम पूर्णांक मिलेगा वही हमारा उत्तर है। यहाँ तक पहुँचने में, तो ऋण 1.7 तक पहुँचने में हमें महत्तम पूर्णांक कौन सा मिलेगा? ऋण 3, फिर ऋण 2। ये ऋण 2 सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ऋण 2। तो कुल मिलाकर के ऋण वालों के लिए ये ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पूर्णांक लिखा रहता है उसको 1 बढ़ा के ऋण चिन्ह ले लेना।
मतलब आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, जैसे -2.7 है तो इसका सीधा सीधा बता दो -3, -5.9 का सीधे बता दो 5 एक बढ़ा के -6 कर लो। ये जब यहाँ आप चेक करोगे तो यही मिलेगा। तो इस तरह से ऋण वाली संख्याओं के लिए हो गया। आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये कटा कटा ग्राफ बनेगा, सीढ़ी जैसे दिखता है, पुस्तक में बना हुआ है। ग्राफ के लिए क्या करना है कि x का मान ये वाला लेना है, y का मान ये वाला, सभी जगह x का ये y का ये, ऐसे बहुत सारे बिंदु लेंगे तो बहुत सारे इसके कटे कटे ग्राफ आएंगे और ये देखने में सीढ़ी जैसे लगता है, इसलिए इसको पग फलन या स्टेप फंक्शन भी के नाम से, स्टेप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आगे है वास्तविक फलनों का बीजगणित। तो वास्तविक फलनों का बीजगणित ये है क्या? तो यदि हमारे पास दो फलन है f(x)(r) g(x)(r) कोई दो फलन है और x अवयव है r का, तो f प्लस जी, x बिलोंग्स टू x के लिए f प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब कहने का ये है कि दो फलनों को सीधे सीधे उनके प्रांत और परिसर के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है और भाग किया जा सकता है। ये सारे नियम पुस्तक में लिखे हैं, आप पुस्तक से इनको देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 16 और इसके माध्यम से इन नियमों को समझते हैं। उदाहरण 16 में हमको दिया है f(x) बराबर x² और gx बराबर 2x + 1। करना क्या है इसमें, f प्लस जी एक्स हमें निकालना है, f माइनस जी एक्स एफ इंटू जी एक्स एफ अपॉन जी एक्स। तो इसलिए f प्लस जी एक्स, f प्लस जी एक्स के लिए जो फार्मूला है वो क्या है, f के साथ में अलग x लेना, g के साथ में अलग लेना, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो ये कहलाएगा f(x) धन gx और इसको हम मान रखेंगे जब, तो f(x) का मान अपने पास क्या है x², gx का मान क्या है प्लस ये है 2x + 1 और यही हमारा उत्तर है। कुल मिलाकर के सीधा सीधा जोड़ देना है f(x) को भी और gx को भी। जोड़ते समय इस चीज का ध्यान देना है कि जो इनके प्रांत और सह प्रांत है, जैसे इसका प्रांत यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ये चीज भी यहाँ होनी चाहिए, ये दोनों में उभयनिष्ठ लगता है, जो इसमें हो और जो इसमें है इन दोनों का उभयनिष्ठ प्रांत सह प्रांत f धन जी या f ऋण जी या f गुणे जी या f भागे जी में होता है, ये नियम में लिखा हुआ। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में f माइनस जी एक्स क्या होगा, तथा f माइनस जी एक्स ये कहलाएगा f(x) माइनस जी। इसमें f(x) अपने पास क्या है, f(x) है x² माइनस gx क्या है 2x + 1। इसको हल कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से f इंटू जी के लिए क्या करना, दोनों का गुणा कर लेना है। इसमें आगे है f इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा f.g(x), ये कहलाएगा f(x) इंटू जी एक्स, इनका हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा x² इंटू 2x + 1। तो गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 2x³ + x²। और इसके बाद आगे है तथा f/gx, ये हो जाएगा f(x) / gx।
एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो भाग के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। अब इसमें क्या है कि जो इसका हल है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इस चीज में हम लिखते हैं जहां 2x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें अगर 2x प्लस 1 0 के इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब निकला, x किसके, इसका थोड़ा सा पक्षांतर करके हल करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 2x प्लस 1, इसका पक्षांतर करते हैं तो 2x, एक इधर जाएगा तो ऋण 1 बराबर नहीं है ऋण 1 के, तो x बराबर नहीं है ऋण 1/2 के। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर नहीं है ऋण 1/2 के। ये कंडीशन रहेगी यहाँ पे। तो ठीक इसी तरह से उदाहरण 17 आपको करना है, प्लस में प्लस करना है, माइनस में माइनस, इंटू में इंटू और डिवाइड में डिवाइड। इसके बाद हाँ 2.3 प्रश्न, इसमें आपको बताना है पहले नंबर पे कि कौन से फलन है और कौन से फलन नहीं है। यदि एक संबंध फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो इसमें देखिए जो पहले का पहला प्रश्न है वो है 2 1 5 1 8 1, 2 1 5 1 8 1, 11 1 और 14 1 17 1। अब इसमें हमको ये बताना है कि क्या ये फलन है कि नहीं है, ये संबंध दिया है फलन है कि नहीं। फलन के लिए हमने आपको परिभाषा बताई थी कि ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है उसको हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। मतलब ये है कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। यहाँ देखिए अवयव 2 का क्या है, एक प्रतिबिंब है, अवयव 2 के दो प्रतिबिंब नहीं है, 5 का भी एक है, 8 का भी एक है, 11 का भी एक है, 14 का भी एक, 17, सभी अवयवों के प्रतिबिंब क्या हैं, अद्वितीय हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 का प्रतिबिंब 1 भी हो जाए और 2 का 7 भी हो जाए। इस तरह से कामा के पहले हम यूं कहें कि हमको सेम नहीं दिख रहा, कामा के बाद में अगर दिखता है चल जाएगा, पहले कामा के पहले ये जो अवयव है ये सब अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि अगर कामा के पहले अगर एक जैसा दिख रहा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है तो इसका ये मतलब होगा कि 2 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 7 है, अर्थात 2 का प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है। अवयव 2 के दो प्रतिबिंब है, 1 भी है और 7 भी, मतलब 2 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 7 है। अगर इसका आरेख बनाया जाए तो इस तरह से, मतलब एक अवयव के अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम फिर क्या बोलेंगे, फलन नहीं कहेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न में हमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था। ये समस्या यहाँ पे नहीं जा रही है, हर अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है जिसकी वजह से ये क्या है, फलन है। तो दिया गया संबंध एक फलन है, आप मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, दिया गया संबंध एक फलन है क्योंकि प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है। तो इसके बाद में इसका हमको क्या करना है, परिसर निर्धारित करना है। तो परिसर में क्या लिखेंगे, फलन, ये हो जाएगा परिसर। परिसर इसका आ जाएगा कामा के बाद वाले अवयव। तो कामा के बाद में क्या दिया है, एक, सब जगह एक ही दिखा, तो ये परिसर में सिर्फ एक आएगा। कामा के बाद के अवयव परिसर कहलाएंगे। इसी तरह से देखिए जो इसका दूसरा नंबर है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, इसको बताना है क्या ये फलन है। तो हम इस प्रश्न में क्या देखते हैं, आप पुस्तक में प्रश्न देखिए, क्या भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। मतलब कामा के पहले सेम नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 है, फिर 4 है, 6 8 10 12 14, कामा के पहले सभी संख्याएं अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ये संबंध क्या कहलाएगा, एक फलन कहलाएगा। और परिसर में क्या लिखेंगे, कामा के बाद वाले अवयवों को परिसर में लिख देंगे। मतलब परिसर लिख करके और यहाँ इस कोष्टक के अंदर जो आएगा दूसरे नंबर में वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा कामा के बाद वाले अवयव। इसी तरह से देखें तीसरे में क्या है 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ पर ये संबंध फलन है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अवयव एक का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय नहीं है। आप इसको अपने उत्तर में लिखेंगे
दिया गया संबंध फलन नहीं है, क्योंकि अवयव एक का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। अवयव एक के दो प्रतिबिंब है, एक का प्रतिबिंब 3 भी है और एक का प्रतिबिंब 5 भी है, जिसकी वजह से ये संबंध फलन नहीं है। बस यदि फलन नहीं है तो हमें परिसर नहीं बताना इसमें। अब इसके बाद अगले वीडियो में।